हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और 3 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं IC01 के। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 जो कि है इंश्योरेंस मार्केट। इसमें हम पढ़ेंगे कि इंश्योरेंस जो है इसमें किन किन चीज़ों का हमें ध्यान देना है। इंश्योरेंस मार्केट के बारे में हम पढ़ेंगे। इंश्योरेंस मार्केट में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, लाइक कंपनीज, इंटरमीडियरीज, स्पेशलिस्ट क्या होते हैं, रेगुलेटरी बॉडीज क्या होती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कि इंश्योरेंस से रिलेटेड वो क्या हैं, टाइप्स ऑफ कंपनीज, और फिर इंटरमीडियरीज कितने तरह के होते हैं। ठीक है, TPA, सर्वेयर्स, मेडिकल एग्जामिनर्स, और हमारी जो रेगुलेटरी बॉडी है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इंश्योरेंस काउंसिल्स के बारे में पढ़ेंगे, ओम्बड्समैन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है। जिन्होंने भी मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोगों से मैं गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी लोग लाइसेंसिएट, एसोसिएट और फेलो की तैयारी कर रहे हैं। ये IC01 के अभी मैं लेक्चर्स डाल रहा हूँ, और आने वाले समय में आगे फेलो और एसोसिएट के लेक्चर्स भी डाले जाएंगे। आइए आइए अब हम पढ़ते हैं द इंश्योरेंस मार्केट। तो इंश्योरेंस मार्केट हमारा चैप्टर नंबर 4 है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि 3 चैप्टर्स की वीडियो इस चैनल पे मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं। ठीक है, तो वो भी वीडियोस इसमें पड़े हुए हैं, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। और उसके बाद चैप्टर 4 की वीडियो आज मैं डाल रहा हूँ। तो इसमें हम देखेंगे कि इंश्योरेंस मार्केट किन किन चीज़ों से बना हुआ है। जैसा कि आप अभी इसमें देख पा रहे हो कि इंश्योरेंस मार्केट के लिए मार्केट में क्या 4 चीज़ें हैं। इंश्योरेंस मार्केट की बात करेंगे तो हम किन 4 चीज़ों की बात करेंगे, कंपनीज की बात करेंगे, इंटरमीडियरीज की बात करेंगे, स्पेशलिस्ट की बात करेंगे, और रेगुलेटरी बॉडीज की बात करेंगे। मतलब कि इंश्योरेंस मार्केट में सबसे पहले अगर हम इंश्योरेंस की बात करें तो कितने टाइप की कंपनीज हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं कंपनीज के बारे में। कितने टाइप की कंपनीज होती हैं इंश्योरेंस कंपनीज? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, और री इंश्योरेंस कंपनी। नाम से ही आप समझ में आ रहा होगा आपको, मैंने चैप्टर 1 चैप्टर 2 में ये चीज़ कवर कर रखी है। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे हमारी इकोनॉमिक जो एसेट वैल्यू है वो क्या होगी, इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एसेट हम देखेंगे। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में क्या होगा, हमारा एसेट क्या होगा, ह्यूमन बीइंग, है ना। लाइफ इंश्योरेंस हम क्यों कराते हैं, ह्यूमन बीइंग्स के लिए कराते हैं। तो वहाँ पे जो इकोनॉमिक एसेट क्या कंसिडर होता है, ह्यूमन बीइंग होते हैं। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस क्या कहता है, अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन बीइंग जितना भी इंश्योरेंस हो रहा है जिसमें ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, ह्यूमन लाइफ का के अलावा जो भी इंश्योरेंस हो रहा है वो किस कैटेगरी में आता है, हमारा जनरल इंश्योरेंस में आता है। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस में गाय भैंस का भी इंश्योरेंस होता है, वो भी लाइफ है, बट क्या है, वो एनिमल लाइफ है। ठीक है, गाय गाय का, भैंस का इंश्योरेंस कराते हैं ना, डेयरी डेयरी फार्म्स का इंश्योरेंस होता है ना, उसमें क्या करते हैं, गाय भैंसों का इंश्योरेंस कराते हैं। तो वो किस में आता है, जनरल इंश्योरेंस। देखिए समझिए, लाइफ इंश्योरेंस में ह्यूमन लाइफ की बात होगी। ठीक है, ऑल्दो जनरल इंश्योरेंस में भी लाइफ कवर होता है मगर वो जानवरों का होता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जनरल इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए, और जनरल इंश्योरेंस एनी अदर इंश्योरेंस कवरिंग इकोनॉमिक एसेट वैल्यू अदर देन ह्यूमन लाइफ, वो सारा जनरल इंश्योरेंस में आता है। ठीक है, री इंश्योरेंस क्या होता है, री इंश्योरेंस होता है हमारा इंश्योरेंस का इंश्योरेंस। इसका क्या मतलब हुआ, इंश्योरेंस का इंश्योरेंस। जो मैंने पिछले लेक्चर में भी कवर किया है, लेकिन यहाँ पे मैं कवर कर लेता हूँ। सपोज एक कंपनी है, ठीक है, ए, उसने बहुत सारे इंडिविजुअल्स का इंश्योरेंस कर रखा है, जनरल इंश्योरेंस करा रखा है। ठीक है, अब इसने इंश्योरेंस कर रखा है, इतना इसने रिस्क लिया, लगभग मान लीजिए कि 1 करोड़ का रिस्क ले रखा है। ठीक है, या 100 करोड़ का रिस्क ले रखा है, कुछ भी है, XYZ। अब इसने तो रिस्क ले लिया, तो ये क्या हो गया, इसके लिए, ए के लिए क्या हो गया, ये इंश्योर्ड हो गया। ठीक है, ये कौन सी कंपनी हो गई, इंश्योर्ड के लिए क्या हो गई, इंश्योरर हो गई। अब इंश्योरर को ये लगा है कि नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है, तो क्या करेगा, वो बी के पास जाएगा, कहेगा यार मेरा री इंश्योरेंस कर लीजिए। तो व्हेन एन इंश्योरेंस कंपनी, जब एक इंश्योरेंस कंपनी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से अपने रिस्क को कवर कराए तो वो क्या कहलाता है, री इंश्योरेंस अरेंजमेंट कहलाता है। इसमें री इंश्योरेंस अरेंजमेंट में क्या होता है, जो कंपनी सीड करती है प्रीमियम, मतलब ए को जो प्रीमियम इन इंडिविजुअल से मिल रहा है उसी का पोर्शन ये बी को देगा, है ना, ये तो क्लियर है। तो ये कंपनी क्या करेगी, अपने प्रीमियम को सीड करेगा।
जो सीड करेगा तो ये कौन सी कंपनी बन जाएगा, ये हो जाएगा सीडिंग कंपनी। और जो बी, जो इस प्रीमियम को सीड करके लेगा, वो कौन सी कंपनी कहलाएगी, री इंश्योरेंस कंपनी। तो तीन टाइप की कंपनीज कौन सी हो गई, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी और री इंश्योरेंस कंपनी। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, अगर जो जो भी आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मेरे से कह सकते हो। ठीक है, मैं और डेप्थ में जाने की कोशिश करूंगा। ओके, आइए अगली बात करते हैं। अगला है हमारा, आइए अगली बात, अगली अगली टॉपिक है हमारा इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरी का क्या मतलब होता है, इंटरमीडियरी मीन्स अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प्स टू पीपल, a person or an organization that helps two people or groups to reach an agreement। मतलब क्या हो इसका, it acts as a intermediate, या इंटरमीडिएट बोले या कम्युनिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, दो लोगों के बीच में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होगा, किसके थ्रू होगा, इंटरमीडियरी के। इसको हम हिंदी में बोलते हैं मध्यस्थ। ठीक है, मध्यस्थ। ठीक है, जो दो लोगों के बीच में एक मध्यस्थता करेगा। ठीक है, मान लो आपको ए और बी है। ठीक है, नॉर्मल लाइफ में भी ए और बी लोगों के बीच में मान लो लड़ाई हो जाए या फिर नहीं बने बात, तो क्या करते हैं, हम किसी तीसरे को बुलाते हैं, हम अपनी बात उसको बोलते हैं और ये हमारी बात इस तक पहुंचाता है, और बी अपनी बात सी को बोलता है और सी हमें वापस समझाता है। तो एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन सा बन जाता है ना, जिससे हम एक दूसरे से ना बात करते हुए भी बात कर लेते हैं। तो वही काम है हमारा कि कंपनी और हमारे बीच में एक इंटरमीडिएट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन क्रिएट होता है, जो इंटरमीडियरीज होते हैं। अब इंटरमीडियरीज कितने टाइप के होते हैं, देखिए बेसिकली इंटरमीडियरीज जो हमारे इंश्योरेंस मार्केट में काम में आ रहे हैं वो होते हैं इंडिविजुअल एजेंट। ठीक है, बोलते हैं ना बनो एलआईसी एजेंट, ठीक है, या जीआईसी एजेंट बनो, है ना, वो जो एजेंट्स होते हैं जो इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे इंडिविजुअल एजेंट्स, कॉर्पोरेट एजेंट्स। ठीक है, बैंक्स या ब्रोकर्स। अब बात करते हैं इंडिविजुअल एजेंट्स की, मतलब कि इंडिविजुअल एजेंट्स कैसे हमारे इंश्योरेंस मार्केट में वर्क करते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। देखो जहां भी इंश्योरेंस हो रहा है तो लार्जली क्या हो रहा है, इंश्योरेंस जो बेचा जा रहा है वो एजेंट्स के थ्रू ही बेचा जा रहा है। तो एजेंट्स कौन अपॉइंट करता है, एजेंट्स हमारे इंश्योरेंस कंपनीज के होते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल एजेंट्स। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इनके बारे में बात करते हैं, इनकी लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन होती है। ठीक है, इंडिविजुअल एजेंट्स की लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है हमारी आईआरडीए। अब आईआरडीए से क्या करेंगे, एक एग्जाम्स होते हैं, उनको पास करके पहले तो एक एग्जाम देके आप एजेंट एजेंट बनने का एग्जाम होता है, उसको आप देते हैं। उसके बाद आप आईआरडीए आपको लाइसेंस देता है कि आप इंश्योरेंस बेच सकते हो। ठीक है, मगर अगर आप देखिए जनरल इंश्योरेंस है और लाइफ इंश्योरेंस है, अब आप एजेंट बन गए तो अब क्या होगा, आपको क्या जनरल इंश्योरेंस एग्जाम आपने दिया तो क्या आप लाइफ इंश्योरेंस बेच सकते हो, नहीं। आपको क्या होगा कि जो लाइसेंस मिलेगा वो सेपरेट लेना होगा। जनरल इंश्योरेंस बेचना है तो आपको सेपरेट लाइसेंस लेना पड़ेगा, और लाइफ इंश्योरेंस बेचना है तो आपको सेपरेट लाइसेंस लेना पड़ेगा। और देखिए ये भी होता है कि अगर आपने जनरल इंश्योरेंस में किसी कंपनी के साथ टाई अप कर लिया, तो अब आप जनरल इंश्योरेंस दूसरी कंपनी के साथ टाई अप नहीं कर सकते, लाइक उस लाइसेंस के साथ। ठीक है, और लाइफ इंश्योरेंस के साथ आपने टाई अप कर लिया एक कंपनी के साथ, मान लो ये इन्होंने एक्स कंपनी के साथ टाई अप कर लिया, तो अब ये वाई कंपनी के साथ नहीं जा सकते, और यहाँ जेड कंपनी के साथ इन्होंने टाई अप कर लिया लाइफ इंश्योरेंस में, तो अब ये किसी और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम नहीं कर सकते हैं। एक लाइफ इंश्योरर के साथ आप काम कर सकते हो और एक आप जनरल इंश्योरेंस के इंश्योरर के साथ काम कर सकते हो। तो इंडिविजुअल एजेंट्स क्या हुआ है, ठीक है, जो इंश्योरेंस कंपनी अपॉइंट करती है। इंश्योरेंस कंपनी कैसे अपॉइंट करती है, पहले तो जो एजेंट्स होते हैं उन्हें एक पहले जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो एक एग्जाम पास करते हैं। ठीक है, एजेंट्स का एग्जाम होता है, उसके बाद वो लाइसेंस ऑब्टेन करते हैं। लाइसेंसेस शुड बी ऑब्टेन फॉर सेपरेटली फॉर जनरल इंश्योरेंस एंड सेपरेटली फॉर लाइफ इंश्योरेंस। वन इंश्योरेंस एजेंट विल क्या करेगा, वो विल वर्क विद ओनली वन इंश्योरेंस इन ईच क्लास। क्लास ऑफ इंश्योरेंस क्या हुई, हमने बात की थी, क्लास ऑफ इंश्योरेंस होता है जनरल इंश्योरेंस एक क्लास होती है और लाइफ इंश्योरेंस एक क्लास होती है। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, देखो ये सब चीजें हैं एग्जाम में पूछी जाती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इंडिविजुअल एजेंट्स के क्राइटेरिया पे। ठीक है, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी है मतलब कि एटलीस्ट 12th पास हो। ठीक है, और ऐसी जगह रहता हो जहां 5000 या उससे ज्यादा पॉपुलेशन हो। ठीक है, 12th पास है अगर, ठीक है, द एस्पिरेंट शुड हैव पास 12th क्लास इफ स्टेइंग इन अ प्लेस विद पॉपुलेशन ऑफ अबव देन अबव पॉपुलेशन ऑफ अबव 5000, मतलब 5000 से ज्यादा पॉपुलेशन है अगर उस एरिया की, मान लो सिटी ए है,
वहां पे 5000 से ज्यादा लोग रहते हैं तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, 12th होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई है, मतलब इससे कम है, 5000 से ज्यादा की तो बात हमने कर ली, 5000 है, 5000 से ज्यादा, इससे कम है तो कितना पास होना चाहिए, तब 10th पास होगी चलेगा। ठीक है, अब क्या है कि उसके इसमें भी है कि आपको एक पहले ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, कुछ आवर्स की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद एक एग्जाम होगा जो आईआरडीए करवाता है, आईआरडीए की गाइडलाइंस के तहत होते हैं, और ये हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, 5000 से ज्यादा अगर है पॉपुलेशन किसी एरिया की तो वहां पे 12th पास मैंडेटरी है, और उससे कम है तो हमारा 10th क्लास। ठीक है, लाइसेंस की वैलिडिटी, अब देखिए हर चीज की वैलिडिटी होती है ना, हम लोग जैसे अपने कार चलाने का लाइसेंस है, तो हम जब एक लाइसेंस लेते हैं, मान लो यंग एज में लेते हैं, तो वो 20 ईयर्स तक चलता है। ठीक है, 20 ईयर्स तक चलता है। सिमिलरली आपका जो जनरल इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस का आपने लाइसेंस लिया है तो उसकी भी लिमिट होगी ना, कितने साल की लिमिट होती है उसकी, होती है 3 साल की लिमिट होती है। तो 3 साल बाद क्या खत्म हो जाता है, नहीं, आपको उसे रिन्यू कराना पड़ेगा। ठीक है, उसको रिन्यू कराना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल एजेंट्स का हमने क्या पढ़ लिया, लाइसेंसिंग वैलिडिटी पढ़ ली। अब देखो, अभी तो बात हो गई इंडिविजुअल एजेंट्स की, बात होगी यहाँ जहाँ इंडिविजुअल हो रहा था, लेकिन जो कॉर्पोरेट बॉडीज हैं जैसे कि बैंक हो गए या कंपनीज हो गई या फर्म्स हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, ये भी अपने आप में एजेंट बन सकती हैं। मतलब वो बैंक्स भी एक एजेंट की तरह काम कर सकते हैं, इंटरमीडियरी की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट एजेंट्स, कॉर्पोरेट एजेंट्स की बात करते हैं, देखिए जैसे कॉर्पोरेट एजेंट्स बैंक से हो गए ना इंटरमीडियरीज, तो इन कॉर्पोरेट एजेंट्स की बात करते हैं। देखिए जैसे कि कॉर्पोरेट बॉडीज होती हैं, जैसे कि होता क्या है, समझाता हूँ आपको। लाइक इंडिविजुअल एजेंट्स कॉर्पोरेट बॉडीज होती हैं, जैसे आपकी बैंक्स हो गए है ना, बैंक्स हो गए, आपके ब्रोकर्स हो गए, कॉर्पोरेट एजेंट्स हो गए, तो ये क्या करते हैं, एक ट्रेनिंग इन्हें दी जाती है, इन कॉर्पोरेट एजेंट्स को एक ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद एग्जाम होता है। अब होता क्या है, ठीक है, सेम चीज जैसे कि इंडिविजुअल है तो क्या होगा, इस पूरे इंडिविजुअल का लाइसेंस मिलेगा। मान लो कि मिस्टर ए हैं, ठीक है, मिस्टर ए, मिस्टर ए ने कोई एग्जाम पास किया, जनरल इंश्योरेंस के एजेंट बन गए वो, फिर एक एग्जाम पास किया, लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट बन गए। उसके बाद ये क्या करेंगे, एजेंट बन गए, लेकिन किसी कंपनी के साथ तो जुड़ना पड़ेगा ना, जुड़ना पड़ेगा। सिमिलरली कंपनीज भी क्या करती हैं, कंपनीज खुद जुड़ती हैं। ठीक है, वो उनकी ट्रेनिंग के लिए वो जोड़ती हैं अपने आप को। ठीक है, आईआरडीए से ट्रेनिंग करवाती हैं, लोगों को जोड़ती हैं और लाइसेंस अपना देती हैं। सपोज मैं हूँ, मैं अगर XYZ कंपनी में काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, मेरे को उस कंपनी के रहते रहते मुझे कंपनी के थ्रू एग्जाम देके वहां पे एग्जाम देना पड़ेगा, मेरी ट्रेनिंग होगी, लेकिन जो मुझे लाइसेंस मिलेगा वो किसका मिलेगा, वो मुझे मिलेगा जब तक मैं उस कंपनी में काम कर रहा हूँ तभी तक वो वैलिड रहेगा। क्यों, क्योंकि मैं कंपनी के लाइसेंस पे प्रोडक्ट्स बेचूंगा। ये समझ गया। इंडिविजुअल एजेंट्स का क्या काम होता है, इंडिविजुअल एजेंट्स ने अपना लाइसेंस खुद अटेन किया, उसके बाद वो कंपनी से टाई अप करेंगे। ऐसा नहीं है, हम देखो टाई अप करेंगे और जब तक वो उस कंपनी से जुड़ गए वो किसी और कंपनी के नहीं जुड़ सकते। लेकिन सपोज मेरा आज मन नहीं है कि बजाज कंपनी या XYZ कंपनी के साथ मैं काम नहीं करना चाहता, मेरे पास लाइसेंस है, तो मैं फिर अपना लाइसेंस दूसरी कंपनी में जाके यूज करूं, है ना। लेकिन कॉर्पोरेट एजेंट्स में ऐसा नहीं कर सकते आप। कॉर्पोरेट एजेंट में क्या कर सकते हो, एक बार आपने कॉर्पोरेट एजेंट बन गए, किसी कंपनी के थ्रू बने हो, तो आपको उस कंपनी में जब तक हो तब तक वो वैलिड रहेगा। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात है ना, इसके ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं। देखो एजेंट बन गया तो कुछ पैसा भी तो चाहिए, क्यों बने हो एजेंट, ठीक है। एजेंट को पैसा कैसे मिलता है, जितनी पॉलिसीज आप कराएंगे हर पॉलिसी में आपको क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा, तो वही उनकी रेम्यूनरेशन होती है। अब कॉर्पोरेट एजेंट्स होते हैं, उन्हें सैलरी मिलती है, ठीक है, और प्लस जो भी इंसेंटिव्स मिलते होंगे कंपनी के कि आप ज्यादा से ज्यादा पॉलिसी कराएं। ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल एजेंट्स में क्या होता है, देखो एक फिक्स्ड कमीशन होता है। देखो जो भी आप पॉलिसीज लेते हो, मान लो कार इंश्योरेंस करा रहे हो या कोई भी लाइफ इंश्योरेंस करा रहे हो, तो उनका फिक्स्ड रेम्यूनरेशन होता है कि प्रीमियम, हर प्रीमियम का 2.5%, ठीक है, 30%, मतलब 10% ऐसे करके रेम्यूनरेशन फिक्स रहता है कि इतनी पॉलिसी वाली कराएंगे, XYZ कराएंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, मगर पहले साल तो आप देखो, हर LIC एजेंट क्या करता है, समझो इस चीज को, LIC एजेंट का जो पहले साल का उस कमीशन होता है वो बहुत हाई होता है, लेकिन सब्सिक्वेंट ईयर्स में वो कम होता जाता है। क्यों, जितने दिन चलेगी तो कंपनी ने पहले उसको जोड़ा, कंपनी ने बोला कि आप मेरे लिए पॉलिसी लाओ। मान लो मैं लाइफ इंश्योरेंस की कोई XYZ जीवन जनधन या सॉरी जीवन आनंद पॉलिसी ली मैंने, मान लो 5 लाख की ले ली, है ना, 5 लाख की मैंने पॉलिसी ली। तो मैंने जब 5 लाख की पॉलिसी ली, उसका प्रीमियम मेरा 30,000 सालाना है, तो कंपनी क्या करती है, 30,000 का
फर्स्ट ईयर तो मान लो 25% उसको दे दिया है एजेंट को, लेकिन हर साल वो धीरे धीरे प्रीमियम का घटता जाएगा। क्यों? हर बार थोड़ी ना 25% देगी, तो ये तो बहुत ही अच्छा काम हो गया। तो फर्स्ट टाइम उसे एज अ इंसेंटिव कि आपने मेरे लिए बिजनेस लाए हो, इसलिए वो ज्यादा परसेंट देती है। लेकिन सब्सिक्वेंट ईयर्स में वो रेन्यूमरेशन कम हो जाता है, इसीलिए उन्हें क्या बोला जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा पॉलिसी कराइए, हर साल रिन्यू कराइए। रिन्यूअल में आपको कम पैसे मिलते हैं एज अ कमीशन, क्योंकि इनकी कुछ फिक्स सैलरी तो होती नहीं है ना। जो कॉर्पोरेट एजेंट्स की तरह इनकी इंडिविजुअल एजेंट्स की कोई फिक्स सैलरी तो होती नहीं है। ठीक है, जैसे जनरल इंश्योरेंस है, जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा 12 महीने का ही है। ठीक है, तो 12 महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें हमारे जो कमीशन है वो वेरी करते हैं। जो हमारे लॉन्ग टर्म पॉलिसीज है उसमें कमीशन वेरी कर अलग होते हैं। अब एजेंट की ड्यूटी के बारे में बात करते हैं कि ड्यूटी क्या होती है एजेंट की। देखो, एजेंट की क्या ड्यूटी होती है, आप समझिए कि अगर आपको कोई इंश्योरेंस बेचने आ रहा है तो आप क्यों खरीदोगे? वही, क्यों खरीदोगे, यही आंसर है कि एजेंट की ड्यूटी क्या होती है। आप तभी खरीदोगे ना जब आपको लगेगा कि इस चीज में मेरा इंटरेस्ट है। तो एजेंट की ड्यूटी क्या हुई कि सेल द इंश्योरेंस पॉलिसीज एज पर द नीड्स ऑफ द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। जो मेरी नीड है, ठीक है, जो मेरी नीड है, मैं जो चाहता हूं, अगर मेरे को वो नीड पूरी हो रही है तो, नहीं हो रही है तो क्या करेगा एजेंट, एजेंट को वो नीड पूरी करनी पड़ेगी, तभी आप बेच पाओगे पॉलिसी। ठीक है, और जब मान लो क्लेम आया, ऐसा नहीं है पॉलिसी बेच दी और क्लेम आया फिर आप मतलब आप पीछे हट रहे हो या एजेंट आपकी बात नहीं मान रहा, फोन नहीं उठा रहा, है ना, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप आपकी ड्यूटी है कि आप उससे पहले तो उसकी नीड्स के हिसाब से इंश्योरेंस सेल कीजिए, और अगर जब तक उसका क्लेम सेटल नहीं हो जाता या मेच्योरिटी नहीं मिल जाती तब तक आप उसको कैटर कीजिए, उसके इंटरेस्ट को आप लुक आफ्टर कीजिए। ठीक है, और कुछ एजेंट्स होते हैं जो हमारे इंश्योरेंस बिजनेस को फुल टाइम एक्टिविटी की तरह लेते हैं, बाकी कुछ होते हैं पार्ट टाइम एक्टिविटी। मान लो कुछ और भी कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज में जॉब भी कर रहे हैं, और अपने जो उनके क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट्स हैं उसको यूज करके आप अपना इंश्योरेंस एजेंट वाला भी काम कर रहे हो। क्योंकि इसके लिए कोई इंडिविजुअल एजेंट्स के लिए कोई मैंडेटरी थोड़ी ना है आप कि कैसे करेंगे। आप बस लाइसेंस लीजिए और टैग करा लीजिए अपने आप को और अपना काम कीजिए, बन जाइए LIC एजेंट। ऐसे ही तो आता है ना। अब इंश्योरेंस में आपकी सेकंड होते हैं हमारे, इसके बाद हम पढ़ेंगे, देखिए ये हमारे टाइप के क्या इंटरमीडियरीज हो गए एजेंट्स की तरह वर्क करने वाले। इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रोकर्स के बारे में। देखिए, इंडिविजुअल एजेंट्स होते हैं, कॉर्पोरेट एजेंट्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, ये हमारे एज एन एजेंट काम करते हैं। ठीक है, एजेंट की काम करते हैं। ब्रोकर क्या होता है? वो ब्रोकर अलग चीज होती है। ये क्या कर रहा है, इसके वेस्टेड इंटरेस्ट है। ठीक है, इसके वेस्टेड इंटरेस्ट है, और ब्रोकर का क्या काम है, इसका अलग इंटरेस्ट है। ये क्या करता है, देखो ब्रोकर सिमिलर टू एन एजेंट, एक ब्रोकर क्या होता है, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक कंपनी भी हो सकता है, एक सोसाइटी भी हो सकता है। ठीक है, और इसका काम ही है कि इंश्योरेंस जो बिजनेस है वो लेके आए दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। सपोज XYZ इंश्योरेंस कंपनी है, उसको बिजनेस चाहिए, तो ब्रोकर क्या करेगा, वो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा कि सर मैं आपको 100 करोड़ का बिजनेस ला के दूंगा। ठीक है, बिजनेस लाने का हेडेक मेरा, आप तो मुझे कमीशन दे देना। ठीक है, 100 करोड़ का लाऊं तो मेरे को 2% तो चाहिए, ठीक है, या 5% तो चाहिए। तो ब्रोकर का क्या काम हुआ? ठीक है, इट इज सोर्स करता है, वो इंश्योरेंस बिजनेस को सारी कंपनीज के लिए, XYZ कंपनीज के लिए क्या कर रहा है, सोर्स कर रहा है। लेकिन ये, इसको समझिए, इसका जो लाइसेंस है और इसका जो लाइसेंस है दोनों में फर्क है। ये ब्रोकर लाइसेंस से चलता है, और ये इंडिविजुअल एजेंट्स क्या करेंगे, ये कंपनी का लाइसेंस लेंगे। मतलब कि इंडिविजुअल एजेंट हूं मैं तो LIC के साथ टैग करूंगा, तो LIC मुझे नंबर देगी कि ये एजेंट नंबर हूँ XYZ, मेरे से टैग है, तो मैं LIC के अलावा मैं किसी और कंपनी कोई और लाइफ इंश्योरेंस नहीं बेच सकता। ठीक है, इसमें क्या है, ब्रोकर ब्रोकर मान लो XYZ ब्रोकर कंपनी है, तो वो ब्रोकर अपना लाइसेंस ले रही है कि बिजनेस लाने के लिए मैं बाध्य, मतलब मेरे को बिजनेस लाने का लाइसेंस मिला हुआ है, तो मैं बिजनेस लेके आऊंगा, और मैं बाध्य नहीं हूँ, मैं XYZ के लिए भी काम कर सकता हूँ, ABC के लिए भी काम कर सकता हूँ, किसी भी कंपनी के लिए काम कर सकता हूँ। तो ये नहीं है कि ब्रोकर एक किसी कंपनी के लिए काम करेगा। ब्रोकर मतलब बिचौलिया, वो किसी के लिए भी काम करेगा, है ना, किसी के लिए भी बिजनेस लाएगा। तो ब्रोकर के साथ क्या खासियत हुई, देखिए ब्रोकर की कुछ जो हमारी जैसे हमने एजेंट्स के बारे में पढ़ा उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ब्रोकर की क्या खासियत है। ब्रोकर्स क्या है हमारे, ब्रोकर इंडिपेंडेंट हुए ना, मतलब कि कोई इंश्योरेंस कंपनी उन्हें अपॉइंट नहीं कर रही है, दे आर इंडिपेंडेंट, ब्रोकर्स आर इंडिपेंडेंट, इसकी बात की हमने। और
ये IRDA से हमारे एक प्रिस्क्राइब ट्रेनिंग कोर्स करते हैं, उसके बाद एक एग्जाम देते हैं, ठीक है, उसके बाद उनको लाइसेंस मिल जाता है। लाइसेंस मिलता है इसीलिए कैसे होते हैं हमारे, ये इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, कंपनी भी हो सकते हैं, सोसाइटी, फर्म, सेम जैसे कि हमारा एजेंट्स होता है, ठीक है। मगर इनका ये इनमें एक चीज होती है कि इंडिपेंडेंस होती है। इंडिपेंडेंस का क्या मतलब हुआ, इंडिपेंडेंस मतलब ये इंश्योरेंस कंपनी से बाध्य नहीं है कि मैं एक ही कंपनी के लिए काम करूंगा, ये बाध्यता इनके साथ नहीं है। ये समझने वाली चीज है। देखिए ये छोटी सी चीज है लेकिन इसको समझना पड़ेगा कि ये एक ब्रोकर मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम कर सकता है, मगर एक एजेंट मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम नहीं कर सकता। वो एक लाइफ इंश्योरेंस के लिए करेगा और एक जनरल, एक ही सिंगल सिंगल वाली बात होती है, ठीक है। इसलिए जो टाई अप होता है तो ज्यादातर आप देखिए कि टाई अप कैसे होता है कि XYZ कंपनी है तो वो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, तो मतलब वो किसी और के साथ नहीं जुड़ते फिर, है ना। मान लो भारतीय एक्सा राइट एग्जांपल नहीं है लेकिन कोई भी मतलब एक टाई अप हो जाएगा तो फिर वो XYZ किसी के साथ काम नहीं करेंगे, एजेंट्स की बात कर लेते हैं। और ब्रोकर्स के साथ ऐसा नहीं है, एक ब्रोकर मल्टीपल कंपनीज के साथ काम कर सकता है। इनका मोड ऑफ बिजनेस क्या होता है, ठीक है। मोड ऑफ बिजनेस होता है जैसे जो लाइसेंस ये ले रहे हैं ना, उससे ये ऑथराइज्ड हो जाते हैं, ब्रोकर को ऑथराइजेशन मिल जाता है कि वो डायरेक्ट बिजनेस किसी भी इंश्योरेंस के साथ कर लें या फिर री इंश्योरेंस कर लें, ठीक है। जैसे ब्रोकर होता है, इंश्योरेंस ब्रोकर होते हैं, री इंश्योरेंस ब्रोकर भी होते हैं, तो री इंश्योरेंस बिजनेस भी ला सकते हैं, वो इंश्योरेंस ला सकते हैं, ठीक है। अब इनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है, देखिए ये समझने वाली चीज है कि एक ब्रोकर बनने के लिए, एक एजेंट बनने के लिए ना, तो कैपिटल चाहिए ना। ऐसे थोड़ी ना, मान लो अब मैं कल को उठूं, मैं नॉर्मली मैंने बिजनेस ला रहा हूँ ना मैं लोगों के लिए, उसमें मुझे कट मिल रहा है, तो मेरी कुछ नेटवर्थ होनी चाहिए, मेरी कुछ वैल्यू भी तो होनी चाहिए। यूं ही थोड़ी ना मैं करोड़ों का काम कर लूंगा। तो वाई विल इरडा गिव मी अ लाइसेंस, मेरे पास कुछ होगा नहीं, मैं कुछ कैपेसिटी नहीं है मेरी, तो मैं मुझे क्यों देंगे। तो इरडा ने कुछ नॉर्म्स डिफाइन कर रखे हैं, उसके तहत हम बात करते हैं कि ब्रोकर्स के क्या नॉर्म्स हैं, ठीक है, कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में। तो देखिए हम ब्रोकर पहले हमारे कितने टाइप के होते हैं ये समझ लेते हैं। ब्रोकर हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। पहले हमारे डायरेक्ट ब्रोकर होते हैं, ठीक है। दूसरे हमारे होते हैं कॉम्पोजिट ब्रोकर, और तीसरे हमारे होते हैं री इंश्योरेंस ब्रोकर। तो हमारा जो डायरेक्ट ब्रोकर है, अगर आपको डायरेक्ट ब्रोकर बनना है मतलब, तो उसके लिए हमारी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो अलग है, वो हमारी 75 लाख रुपीज है, ठीक है। अगर हमें कॉम्पोजिट मतलब कॉम्पोजिट ब्रोकर बनना है, ठीक है, तो क्या कितना हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट है, इसकी है 75 लैक्स। और जो हमारी कॉम्पोजिट ब्रोकर की है वो हमारी 4 करोड़ है। और जो हमारी री इंश्योरेंस ब्रोकर है, सॉरी, हमारी जो कॉम्पोजिट ब्रोकर है उसकी हमारी कितनी है, कॉम्पोजिट ब्रोकर है हमारी 5 करोड़। और हमारा री इंश्योरेंस ब्रोकर की कितनी है, इसकी 5 करोड़ है। समझिए, मैं आपको गलती से गलत बता दिया, इसको मैं सही कर देता हूँ। देखिए जो हमारा, एक सेकंड मुझे मिटा लेने दीजिए। पहले ब्रोकर कितने टाइप्स के होते हैं, री इंश्योरेंस ब्रोकर, डायरेक्ट ब्रोकर, कॉम्पोजिट ब्रोकर और री इंश्योरेंस ब्रोकर, DCR, ठीक है, DCR। तो डायरेक्ट कितना हुआ, सबसे कम 75 लैक्स, ठीक है। कॉम्पोजिट ब्रोकर कितना लेता है हमारा, 5 करोड़, 5 करोड़, ठीक है। और री इंश्योरेंस ब्रोकर के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट कितने कैपिटल होनी चाहिए, अगर आपको बनना है री इंश्योरेंस ब्रोकर बनना है तो कितनी होनी चाहिए, 4 करोड़। अब आप ये सोचेंगे कि कॉम्पोजिट बनने के लिए तो आपको 5 करोड़ चाहिए, री इंश्योरेंस के लिए 4 करोड़ चाहिए, तो इस पे अभी नहीं आते हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों है, ठीक है। ठीक है, तो डायरेक्ट ब्रोकर क्या होते हैं, ऐसे ब्रोकर जो हमारी कंपनीज के लिए क्या लाते हैं, बिजनेस लाते हैं। वो इंश्योरेंस का बिजनेस ला सकते हैं। डायरेक्ट ब्रोकर क्या ला सकते हैं, इंश्योरेंस का बिजनेस ला सकते हैं। री इंश्योरेंस ब्रोकर कौन सा बिजनेस ला सकते हैं, री इंश्योरेंस का बिजनेस ला सकते हैं। और कॉम्पोजिट ब्रोकर क्या ला सकते हैं, या तो वो इंश्योरेंस का बिजनेस ला सकते हैं या री इंश्योरेंस का ला सकते हैं। तो अब देखिए 5 करोड़ क्यों है, ज्यादा कैपिटल क्यों क्यों चाहिए 5 करोड़, क्योंकि दो टाइप के बिजनेस ला रहे हैं, री इंश्योरेंस को कम, मतलब एक ही टाइप का बिजनेस ला रहा है। डायरेक्ट क्या है, वो सिर्फ इंश्योरेंस का बिजनेस ला रहा है, ठीक है, इसलिए आप, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे नेटवर्थ की। ये तो हमारी होगी कैपिटल रिक्वायरमेंट की, कितना हमारा जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए हमारी कंपोजिट ब्रोकर बनने के लिए। अब कितनी नेटवर्थ होनी चाहिए, देखो कैपिटल रिक्वायरमेंट और नेटवर्थ दोनों अलग चीजें होती है। नेटवर्थ मतलब हमारी वैल्यू, ठीक है, कैपिटल कितनी होनी चाहिए और हमारी जो टोटल वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, कितने के हम वर्थफुल है, वर्दी है ना। तो हम नेटवर्थ हमारी होनी चाहिए डायरेक्ट ब्रोकर के लिए कितनी होनी चाहिए, 50 लैक्स। अगर हमारी नेटवर्थ है 50 लैक्स,
and we have a capital of 75 lakhs, ठीक है, then we can apply for direct broker. तो नेटवर्थ हमारी हुई कितनी डायरेक्ट ब्रोकर के लिए 50 लाख, री इंश्योरेंस ब्रोकर के लिए कितनी हुई 200 लाख, मतलब कितना 2 करोड़, लाख कह रहे हैं 200 लाख, लैक्स या 2 करोड़, 100 लाख 1 करोड़ होता है ना। और री इंश्योरेंस कंपोजिट की कितनी होगी, इन दोनों के बीच में होगी या ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, 250 लाख यानी 2.5 करोड़ हमारी नेटवर्थ होनी चाहिए और बीइंग अ कंपोजिट ब्रोकर। इसको समझ लीजिए, देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाएगा कि व्हाट इज द नेटवर्थ फॉर अ डायरेक्ट ब्रोकर, तो 50 लाख, व्हाट इज द नेटवर्थ फॉर द री इंश्योरेंस ब्रोकर, तो 200 लैक्स, लैक्स में इसलिए क्योंकि ऐसे ही पूछा भी जाता है, ठीक है। और हमारा जो कंपोजिट ब्रोकर है उसके लिए कितनी हो जाएगी 250 लैक्स, ठीक है। आगे बढ़े, ब्रोकर्स ब्रोकर्स के लिए सारा हमने कवर कर लिया। आगे हम पढ़ेंगे स्पेशलिस्ट के बारे में। देखिए अभी हमने किसकी बात करी, ब्रोकर्स की बात करी, इंटरमीडियरीज की बात करी, अब हम बात करेंगे स्पेशलिस्ट, इंटरमीडियरी में स्पेशलिस्ट की बात करेंगे, ठीक है। कितने टाइप के स्पेशलिस्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट का मतलब क्या हुआ, स्पेशलिस्ट का मतलब हुआ कि हम एक स्पेसिफिक काम करेंगे, मतलब एक स्पेशल काम करेंगे और उसमें हमारी स्पेशलाइजेशन होगी। हम जो काम करेंगे वो एक टाइप का होगा, ऐसा नहीं होगा कि हम क्या नाम है सारे टाइप के काम नहीं करेंगे, हम एक स्पेशलिस्ट काम करेंगे, तो वो हम क्या कहलाएंगे, स्पेशलिस्ट कहलाएंगे। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री, इंश्योरेंस मार्केट में जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 3 के बारे में हम पढ़ेंगे। एक टीपीए, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर जिसे भी कहते हैं, दूसरे होते हैं हमारे सर्वेयर्स, तीसरे होते हैं हमारे मेडिकल एग्जामिनर्स। तो अब एक एक करके हम समझते हैं कि तीनों क्या होते हैं। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर से आप क्या समझते हो, आइए बात करते हैं। आप में से जिनका भी हेल्थ इंश्योरेंस है तो वो टीपीए समझते होंगे, है ना। तो टीपीए क्या होता है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमारा एक स्पेशलाइज्ड हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर होता है, समझिए। टीपीए मतलब थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करेगा। उसकी स्पेशलिटी क्या है, इट प्रोवाइड्स हेल्थ सर्विस, ठीक है, इट इज अ हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर। अब जितने भी आपके इंश्योरेंस हैं, हेल्थ इंश्योरेंसेस हैं, उनमें स्पेशलिस्ट है ये क्या, इसका काम क्या होता है टीपीए का, टीपीए का काम होता है कि जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ नेटवर्किंग करे, क्लेम प्रोसेसिंग करे, सेटलमेंट करे, ठीक है। हमारा जो इंश्योर्ड है, ठीक है, मान लो मैं हूँ, तो मैं अगर इंश्योर्ड हूँ और जो इंश्योरर है, दोनों इसकी सर्विसेज से हेल्प होते हैं। क्यों, सपोज मेरी कंपनी है जो कि लोकेटेड है मुंबई में, उसका हेड ऑफिस मुंबई है, ठीक है, मुंबई बेस्ड कंपनी है, मैंने उसका हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, वो कंपनी हमारी मुंबई में ही है और कहीं और बेस नहीं है, उसका ऑफिस नहीं है, मान लो XYZ ऑफिस नहीं है। अब लेकिन वो अपना बिजनेस जो है वो मुंबई से सिर्फ मुंबई में तो कर नहीं सकती, उसको चेन्नई, दिल्ली, कलकत्ता हर जगह अपना बिजनेस करना है। तो बिजनेस करना है तो वो क्या कर रही है, वो ये कह रही है इंश्योरेंस कंपनी क्या कह रही है कि ठीक है, वो टीपीए से टाई अप कर लेगी और वो कहेगी ठीक है आप मेरे लिए काम करो, मेरे लिए बिजनेस लाओ और मेरे लिए नेटवर्किंग करो, हॉस्पिटल्स में टाई अप कराओ, ये सारे काम करो। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हेल्प किसे मिल रही है, इससे इंश्योरेंस कंपनी को हेल्प मिल रही है। अब टीपीए क्या कर रहा है, टीपीए हमें कैसे हेल्प कर रहा है, अब हमें अगर बार बार मुंबई ऑफिस में कॉल करना पड़े और अपना बताना पड़े इंश्योरेंस लेके कि सर मेरे को एडमिट होना है और ऐसी ऐसी कंडीशन है, तो शायद एक बार को हमें मुश्किलात हो करने में, है ना, हमें इतना मतलब इजी ना रहे। लेकिन टीपीए का क्या क्या काम है, वो एक यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, इंटरमीडियरी की तरह काम कर रहा है। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, इंटरमीडियरी पढ़ रहे हैं ना, तो स्पेशलिस्ट इंटरमीडियरी क्या हुआ, टीपीए। टीपीए का क्या काम है, हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर है, और ये इंटरमीडियरी किसके, इंश्योर्ड और हमारे इंश्योरर के बीच में हेल्थ सर्विस का जो एग्रीमेंट है उसके बीच में ये स्पेशलिस्ट है, जो कि सिर्फ हेल्थ सर्विस का कम्युनिकेशन, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन का काम करता है, ठीक है। इंश्योर्ड को हेल्प कैसे मिल रही है, अब बताइए, कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन हो जा रहा है, कैशलेस सेटलमेंट हो जा रहा है टीपीएस की वजह से, और इंश्योरर को क्या बेनिफिट हो रहा है, देखो इंश्योरर को बेनिफिट ऐसे हो रहा है कि उनकी जो कॉस्ट है ना वो कम हो रही है, ठीक है। वो हॉस्पिटल्स के साथ नेगोशिएट कर लेते हैं और नेगोशिएट करने के बाद वो रीजनेबल रेट्स में ले आते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस की, हाँ हमारे से आप कराएंगे तो आपको बहुत सारे पेशेंट्स आएंगे, टाई अप कर लेंगे, तो क्या हेल्थ कॉस्ट भी कम हो जाती है उनके लिए, इंश्योरेंस के लिए। तो ओवरऑल जो है दोनों लोग, हमारे इंश्योर्ड को भी हेल्प मिल रही है टीपीए से, और हमारे इंश्योरेंस कंपनी को भी मिल रही है। तो पहला स्पेशलिस्ट क्या हुआ, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। तो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर प्रोवाइड्स हेल्थ सर्विसेज, दे आर स्पेशलिस्ट इन हेल्थ सर्विसेज, ठीक है।
अगला हम देखेंगे सर्वेयर्स। अब सर्वेयर्स क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, सर्वेयर का नाम देखिए, सर्वे मतलब हम कुछ भी लॉस होता है तो सर्वे सर्वे होता है। तो वो सर्वे कौन करता है? सर्वेयर का काम है ऐसा इंडिविजुअल जो जिसका काम ही है उस सर्वे को असेस, मतलब उस लॉस को असेस करना। अ सर्वेयर इज एन इंडिविजुअल हुज जॉब इज टू असेस द लॉस। लॉस को असेस करने का काम होता है किसका? सर्वेयर्स का। तो ये किसमें स्पेशलिस्ट हुए? असेसमेंट में। ठीक है, इसीलिए उनको बोला जाता है सर्वेयर्स की जगह लॉस असेसर। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस का ये पार्ट होते हैं ज्यादातर। और मान लो कोई आपका एक्सीडेंट हो, कार का एक्सीडेंट हो या कुछ भी हो, तो सर्वेयर को बुलाया जाता है कि आप आइए और देखिए कि कितना लॉस हुआ है। ठीक है, और इसमें जो हमारे इंश्योरेंस का प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, जोखिम, तो वो चेक करते हैं कि ये बताते हैं कि हाँ इतने, मान लो 10,000 का लॉस हुआ है, इस गाड़ी को रिपेयर करने में 10,000 का खर्चा आएगा, तो वो ये बताते हैं कि हाँ ये इतने का खर्चा है। सर्विस का कोई भी रोल नहीं है हमारे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में। क्यों? देखो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी में एक फर्क है जो मैं बता देता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ, हाँ, तो ये फर्क है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी जो है ना, वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में नहीं रहता। ठीक है, जोखिम स्तर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में नहीं रहता, और जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है वो हमारा जनरल इंश्योरेंस में रहता है। ठीक है, इसलिए हमें सर्वेयर्स की नीड होती है वो जोखिम जानने के लिए कि इतना जोखिम है, ये लॉस है, इतना परसेंटेज लॉस हुआ है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, इनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज होती है, सर्वे करने में इनके एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है ऑफिसेज में जो लोग हमारे कंपनी में हायर हायर पोस्ट पे है ना, उनसे भी ज्यादा टेक्निकल एक्सपर्टीज इनकी होती है किस चीज में? लॉस के असेसमेंट में। ठीक है, इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है कि एक प्रिस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर अगर लॉस है, तो आईआरडीए का कहना है कि अगर छोटे क्लेम्स मान लीजिए थोड़ा एक जो थ्रेशोल्ड है उसके ऊपर अगर लॉस होता है, ठीक है, इस लेवल के ऊपर अगर लॉस होता है, तो क्या करेंगे? सर्वे होना जरूरी है कि वो एक्चुअल में सही क्लेम है कि नहीं है। ठीक है, इनकी एक चीज है, इनके सर्वेयर्स का लाइसेंस होता है। अभी हमने एजेंट की बात की थी ना, एजेंट्स का लाइसेंस कितने साल वैलिड होता है? 3 साल होता है। सर्वे को भी लाइसेंस, सर्वेयर को भी लाइसेंस की जरूरत होती है, लेकिन सर्वेयर का लाइसेंस कितने साल वैलिड होता है? 5 साल। 5 years एलिजिबल होते हैं, क्या नाम है, वैलिड होता है उनका लाइसेंस। ठीक है, और इनके लाइसेंस की कैटेगराइजेशन होती है ABC। ठीक है, 3 टाइप के लाइसेंसेस इनको दिए जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी का लाइसेंस ले रहे हो, इंडिविजुअल का ले रहे हो, या फिर फर्म का ले रहे हो, है ना, इस पे आपको लाइसेंस मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारे स्पेशलिस्ट। दो स्पेशलिस्ट पढ़ लिया हमने। टीपीए का क्या काम होता है? हमारे हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर। सर्वेयर का काम कर लिया लॉस असेसमेंट। तीसरा होता है मेडिकल एग्जामिनर। देखिए, ये नेटवर्किंग करेंगे, लॉस असेस करेंगे। अब ये पॉलिसी लेनी है नहीं लेनी है, उसको देनी है, गलत पॉलिसी ना चली जाए, ये कौन चेक करेगा? मेडिकल एग्जामिनर। देखिए, कोई भी आप पॉलिसी लेने जाते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि आप पॉलिसी लेने गए और इंश्योरेंस कंपनी कहेगी कि हाँ आप ले लो। ठीक है, मान लो मैं 50 लाख का या 1 करोड़ का हेल्थ कवर कोई लेने जा रहा हूँ, तो मेरा मेडिकल एग्जामिनर हो, एग्जामिनर जो होगा मेडिकल एग्जामिनर, वो क्या करेगा? वो रिक्वायर्ड टेस्ट करेगा और वो रिपोर्ट को सबमिट करेगा इंश्योरेंस कंपनी को। वो देखेगा जो कुछ कुछ टेस्ट होते हैं, कि मान लीजिए किडनी के टेस्ट कराएगा, ठीक है, लिवर फंक्शन टेस्ट कराएगा, और ऐसे टेस्ट सारे जो कि मेरे को बाद में क्रिटिकली कंपनी को हिट कर सकें। हिट मतलब मान लो कोई बीमारी निकल आई, क्रिटिकल इलनेस, ठीक है, तो बाद में निकलेगी, अगर वो चेक नहीं कराओगे तो निकल सकती है। ठीक है, निकल वो चेक कराने के बाद भी बढ़ सकती है, लेकिन वो कवर होगी कि नहीं होगी ये कौन डिसाइड करेगा? इंश्योरेंस कंपनी। तो किस आधार पे डिसाइड करेगी कि मैंने सही किया इंश्योरेंस की नहीं किया? तो देखिए, अगर मैं इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस लेने जा रहा हूँ, तो क्या करेगा? सबसे पहले वो मेरे टेस्ट कराएगा और वो रिपोर्ट इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करेगा। अब मान लो उस मेडिकल टेस्ट में ये आया कि मुझे तो डायबिटीज है, तो डायबिटीज है, ऑलरेडी निकल आई डायबिटीज, तो क्या करेगी कंपनी? क्या करेगी? कंपनी के पास दो ऑप्शन है। या तो वो मेरा रिजेक्ट कर दे प्रपोजल कि भैया मेरा केस रिस्की है, और मेरे को मान लो अभी मेरे डायबिटीज है, बाद में हार्ट अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इससे रिलेटेड डिजीजेस मेरे को हो सकते हैं। डायबिटीज तो ऐसी ऐसी डिजीज है जो एक साथ काफी डिजीज लेके आ सकती है। या दूसरा ये कहेगी कि भाई एक काम करो, तुम एक्स्ट्रा प्रीमियम दो, जिससे कि जो मैं एक्स्ट्रा रिस्क ले रहा हूँ ना, तुम्हें डायबिटीज है और उसका एक्स्ट्रा रिस्क ले रहा हूँ, मान लो 100 रुपीज प्रीमियम बैठ रहा था, लेकिन आप मेरे को 20% लोडिंग लगा देंगे। क्या करेंगे? लोडिंग लगा देंगे, मेरे को 120 रुपीज दो, क्योंकि अभी तो आपकी डायबिटीज निकली है, उससे रिलेटेड रिस्क भी तो कवर हो रहे हैं। ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कि भैया मेरे को जो एक्स्ट्रा रिस्क ले रहा हूँ, तो इस मैनर में क्या हुआ, ये जो मेडिकल एग्जामिनर की क्या हुआ, ड्यूटी क्या हुई, मतलब जो सर्विस दी मेडिकल एग्जामिनर ने, क्या किया? इंश्योरेंस कंपनी की हेल्प करी। और किस में हेल्प करी? ये डिसाइड करने में कि जो रिस्क मेरे
अंदर है, डायबिटीज का जो रिस्क है वो एक्सेप्ट किया जाए या ना किया जाए, ठीक है। और अगर किया जाए तो क्या अप्रोप्रिएट प्रीमियम लगेगा अगर मैं ये एक्स्ट्रा रिस्क को कवर कर रहा हूँ। मुझे पता चल गया ना, मैंने एग्जामिनर ने क्या किया, पता चल गया उसको कि भैया इसको तो डायबिटीज है, तो वो एक्स्ट्रा रिस्क है ना, पता चलने के बाद भी आप रिस्क को कवर कर रहे हो तो कुछ एक्स्ट्रा लेगा। तो ये दोनों चीजें हो गई हमारी। एक अंडरराइटिंग रेफरी भी बोलते हैं उसको, है ना। तो अंडरराइटिंग रेफरी मतलब कि ये सारी चीजें हैं कि वर्क करेगा कि हाँ इसको लेना है नहीं लेना है, मतलब वो डिसाइड करने में हेल्प करेगा किसकी, इंश्योरेंस कंपनी की। अब हम बात करेंगे, अगले हैं हम, आइए अब बात करते हैं हमारे रेगुलेटरी बॉडीज की। देखो, किसी भी कोई भी चीज अनाप शनाप तरीके से बिहेव ना करे, ठीक है, और प्रॉपरली चीजें हों, इसके लिए किसकी जरूरत होती है, रेगुलेशन की जरूरत होती है। और रेगुलेट कैसे करते हैं, तरह तरह के बॉडीज बना के। तो तीन बेसिकली इंश्योरेंस जो है उसमें तीन टाइप की बॉडीज के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। एक है हमारी इंडस्ट्री का रेगुलेटर IRDA, इंश्योरेंस काउंसिल और ओम्बड्समैन। इरडा क्या है, इरडा है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी मतलब इंश्योरेंस को रेगुलेट करेगा, डेवलप करेगा, ऐसी अथॉरिटी, ठीक है। 1999 से पहले कोई रेगुलेटर नहीं था इंश्योरेंस इंडस्ट्री का। 1999 में क्या हुआ, IRDA का गठन हुआ, और 1999 के बाद 2000 में जब प्राइवेट प्लेयर्स आए, ठीक है, और उनको लाइसेंसेस दिए गए, ऐसे करके हमारा डेवलपमेंट हुआ इंश्योरेंस का। अब IRDA 1999 में बना, इंश्योरेंस एक्ट के थ्रू बना। एक एक्ट के पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुई, उसके थ्रू इंश्योरेंस के रेगुलेटर को बनाया गया। इसका काम क्या है, ये एडमिनिस्टर करता है हमारे इंश्योरेंस एक्ट को। 1938 की जो इंश्योरेंस एक्ट है ना, 1938 की इंश्योरेंस एक्ट है हमारी, उसको रेगुलेट करने का काम है, ठीक है, एडमिनिस्टर करने का काम है, और रेगुलेट करने का काम है, प्रमोट करने का काम है, और इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है प्रॉपरली ग्रो करे। ऐसा नहीं हो कि भैया बिटकॉइन की तरह हो गया, आज बिटकॉइन निकल रहा है, कल आपका डोजे कॉइन निकल रहा है, फिर XYZ, फिर फलाना, ठीक है, धमाका कॉइन निकल रहा है, ऐसे नहीं है। प्रॉपरली जब चीजें रेगुलेट होंगी ना तो उसका डेवलपमेंट भी प्रॉपर होगा, ऐसा अनाप शनाप चीजें नहीं होंगी। इसलिए हमारा सबसे पहली बॉडी हुई हमारी IRDA। IRDA का काम क्या होता है, ये हमारा रेगुलेटर है पहले तो, दूसरा है लाइसेंसिंग अथॉरिटी। अगर आपको लाइसेंस लेना है इंश्योरेंस करने के लिए किसी कंपनी को, तो क्या करेगा, वो इरडा से लाइसेंस लेगा। इंटरमीडियरीज को लेना है, एजेंट्स को, ब्रोकर्स को, TPS को, तो उनको लाइसेंस कौन देता है, IRDA देता है, ठीक है। इंडस्ट्री में कोई भी अनाप शनाप चीजें ना हो, इसके लिए वॉचडॉग का काम कौन करेगा, IRDA करेगा, ठीक है। और जैसे कभी लगता है इंश्योरेंस को कि ये माहौल ठीक नहीं है, जैसे कोविड है, कोविड के टाइम में इन्होंने क्या किया, कोविड कोई पॉलिसी लेने के लिए रेडी नहीं था, कोविड की बनाने के लिए रेडी नहीं था, तो IRDA ने फिर पॉलिसी बनवाई ना कि नहीं कोविड भी कवर होगा कुछ करके, तो उन्होंने गाइडलाइंस दी। गाइडलाइन देने का काम किसका है, डायरेक्शन देने का काम किसका है, ठीक है, कंपनीज को, वो हमारा IRDA करता है। और ये कॉर्पोरेट बॉडी है। कॉर्पोरेट का बॉडी का क्या मतलब हुआ, एक कॉर्पोरेट बॉडी है और हमारे इसके जो मेंबर्स हैं, जो चेयरमैन है और जो हमारे मेंबर्स हैं IRDA के, इनको डायरेक्टली कौन अपॉइंट करता है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है किसको, IRDA के चेयरमैन को, उनके मेंबर्स को डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। देखिए, IRDA के बारे में हम रेगुलेशन जब पढ़ेंगे ना, तो रेगुलेशन में बहुत डीप में पढ़ेंगे इसके बारे में हर चीज, ठीक है। अभी हम सिर्फ IC01 पे फोकस करते हैं, क्योंकि IC01 में बेसिक ही पूछा जाता है। ऐसे पूछ लेगा कि हु इश्यूज लाइसेंसेस, है ना, तो ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं। पहला पेपर होता है इसलिए भी थोड़ा इजी रहता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेकंड हमारा इंश्योरेंस काउंसिल, वो भी एक तरह की रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है, इंश्योरेंस काउंसिल। देखो, IRDA भी हमारे इंश्योरेंस एक्ट को एडमिनिस्टर करता है, और इंश्योरेंस एक्ट में इंश्योरेंस काउंसिल मेंशन्ड है, ठीक है। इंश्योरेंस काउंसिल हमारे इंश्योरेंस एक्ट के थ्रू बने हैं। एक्ट में जो डिफाइन है कि इंश्योरेंस काउंसिल्स होंगे। अब जितने भी लाइफ इंश्योरेंस इंडिया में काम करते हैं, ठीक है, जितने भी, मान लो SBI लाइफ, ठीक है, HDFC लाइफ और ICICI लाइफ, है ना, तो जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज काम करेंगी वो किसका पार्ट रहेंगी, हमारी लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल का। और जितने भी हमारे जनरल इंश्योरेंस होंगे,
ठीक है, वो किसका पार्ट होंगे, वो जनरल इंश्योरेंस का काउंसिल का पार्ट होंगे। और ये दोनों काउंसिल का काम क्या है, ये एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। देखो ये समझ लो कि सेल्फ रेगुलेटरी इंश्योरेंस काउंसिल में कुछ चीजें डिफाइन है कि हाँ ऐसे काम करना चाहिए, ये सारी चीजें, तो उसको सेल्फ रेगुलेट करेंगे मिलके सारे लोग आपस में डिस्कस करके कि अभी ये ऐसी सिचुएशन चल रही है और हमें क्या करना चाहिए, मतलब डिस्कशन, खुद का डिस्कशन टाइप का है ना, एक फोरम टाइप का मान लीजिए, या इंश्योरेंस काउंसिल का है ना। तो सारे मेंबर्स होते हैं इसके। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल में किसके मेंबर होंगे, सारे जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, और लाइफ इंश्योरेंस में क्या होंगे, सारे हमारे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तीसरा है हमारा ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन क्या होता है, बहुत बार सुना भी होगा आपने ओम्बड्समैन, है ना, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन है। 1998 की बात है ये कि इंश्योरेंस ओम्बड्समैन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिएट किया था 1998 में। ये इसलिए हुआ था कि देखो इंश्योरेंस ऐसा बिजनेस है जो बहुत ज्यादा प्रताड़ित होते हैं लोग इसमें, इंश्योरेंस में। मान लीजिए हेल्थ का इंश्योरेंस लिया, आप वहाँ एडमिट होने गए हो तो हेल्थ नहीं मिल रहा, ठीक है, अब क्या करोगे, मरता क्या ना करता, एडमिट कराया आपने, ठीक है, लेकिन आपकी पॉलिसी थी, क्यों नहीं एडमिट हुए, करने दिया कंपनी ने इन सब के चीजों के लिए, मतलब जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन टाइप का बनाने की बात हुई थी कि भैया जो भी कंप्लेंट्स हैं इंश्योर्ड पर्सन की, वो हैंडल करेगा कौन, इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन करेगा। ठीक है, इसका काम होता है कि ये रिजॉल्व करता है कंप्लेंट्स को बिटवीन पॉलिसी होल्डर्स और इंश्योरेंस। अब देखो, अब बोलेंगे कोर्ट भी तो है, तो फिर ओम्बड्समैन की क्या नीड थी। ओम्बड्समैन जो करता है ना, जो रिजोल्यूशन करता है पॉलिसी होल्डर और इंश्योरेंस के बीच में, वो कॉस्ट इफेक्टिव रहता है और इम्पार्शियल तरीके से करता है, ठीक है, और कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, कम पैसे में हो जाता है। कोर्ट में जाओगे तो फीस लगेगी, तमाम तरह की फीस लगेंगी, ये वो। तो सबसे पहला हमारा देखा जाता है कि भाई ओम्बड्समैन के पास जाओ, अगर आपको कोई भी अग्रीव्ड है आप, तो ओम्बड्समैन के पास जाइए। और ये इसका काम होता है कि भैया क्विकली डिस्पोज करेगा इंश्योर्ड कंप्लेंट्स को, और उनकी जो प्रॉब्लम्स उनको मिटिगेट करेगा, है ना। अब इसमें एक चीज वो ये ध्यान देगा कि जो पॉलिसी होल्डर का इंटरेस्ट है, ठीक है, उसकी प्रोटेक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है, वो देखेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कि उसका जो जजमेंट होगा वो इस तरफ ज्यादा देगा कि पॉलिसी होल्डर का प्रोटेक्शन हो रहा है उसके इंटरेस्ट का। क्यों, क्योंकि अगर उसके इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन नहीं होगा तो फिर इंश्योरेंस इंडस्ट्री खतरे में पड़ सकती है ना। क्योंकि आप इंश्योरेंस लेता क्यों है, हमें प्रॉब्लम होती है, हम अपने अपने आप का इंश्योरेंस क्यों कराते हैं, क्यों कराते हैं हम, ताकि हम कभी प्रॉब्लम में पड़े तो इंश्योरेंस हमें बचा सके। अगर हमें नहीं बचा रहा, हमें कोई प्रॉब्लम है, हमारा जो इंटरेस्ट था इंश्योरेंस लेने का वो नहीं पूरा हुआ, तो ओम्बड्समैन के पास जाएंगे आप, है ना। इसका टेन्योर क्या होता है, जो हमारा इंश्योरेंस ओम्बड्समैन है वो हमारे 3 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स तक का हमारा टेन्योर रहता है इसका। 3 ईयर्स और 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। मान लो 64 में एंट्री कर रहा है कोई इंश्योरेंस ओम्बड्समैन बन रहा है तो 1 साल का ही टेन्योर होगा, ठीक है। 62 में कर रहा है तो 65 ईयर्स तक रहेगा, तो 3 ईयर्स का टेन्योर है, ऐसे, ठीक है। अगला हम देखेंगे, देखिए अभी ये जो रेगुलेटरी है ना, इसके लिए अलग सा पूरा चैप्टर है आईसी 14 में, रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस, ठीक है। उसमें हम एक एक चीज के बारे में डीप में पढ़ेंगे। आईसी 01 में हमें सिर्फ एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हाँ ओम्बड्समैन का ऊपर ऊपर से कि क्या काम होता है, ठीक है, इंश्योरेंस काउंसिल क्या होते हैं, ठीक है, आईआरडीए क्या होती है, लाइसेंसेस कौन इशू करता है, ये छोटी छोटी मोटी चीजें, ठीक है। आईसी 14 में तो हम अभी डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि मतलब ये मैंने इतना हल्के से क्यों पढ़ा दिया, ठीक है ऐसा नहीं है कुछ भी। आईसी 01 में इसको लाइटली ही पढ़ाना है। रेगुलेशन में जब हम पढ़ेंगे आईसी 14 तो पूरा एक एक चीज इन डेप्थ में कवर करेंगे। ओके, आइए अगली बात करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की। सिमिलर टू रेगुलेटरी, रेगुलेटरी मतलब रेगुलेशन के लिए, और एजुकेशन हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो इंश्योरेंस के बारे में आप जहाँ, ऐसे इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आप इंश्योरेंस की एजुकेशन ले सकें, ठीक है, इंश्योरेंस के बारे में आप जान सकें। तो कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे, ठीक है। एक तो इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जिसका आप एग्जाम दोगे, ठीक है। ये क्या कराता है, ये आपके कोर्सेज कराता है, ठीक है, आपके सर्वेयर के इन सबके एग्जाम्स कराता है। अब आईआरडीए के पास जाते हो ना, जैसे वो लाइसेंस देता है और ये सारी चीजें, तो इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये एग्जाम्स कराता है। एग्जाम एग्जाम दोगे ना, एग्जाम देके तो बनोगे एजेंट, तो कौन कराएगा, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। दूसरा है हमारा, देखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। ये क्या करता है, रिस्क मैनेजमेंट नाम ही है, तो रिस्क मैनेजमेंट की जो भी ट्रेनिंग्स हैं, ठीक है, या सर्विसेज हैं, वो प्रोवाइड करता है। इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज, इसको पहले दूसरे नाम से जाना जाता था, एक्चुरियल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है, 1944 का इंस्टीट्यूट है ये।
और इसने एग्जामिनेशन कराना शुरू किया है एक्चुरियल साइंसेस का 1989 में। और ये भी डिप्लोमा देता है, एक्चुरीज का डिप्लोमा होता है, जैसे हम अभी इसका करेंगे इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट की बात करें तो इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट भी डिप्लोमा देता है, और एक्चुरीज वाले इंस्टीट्यूट जो है हमारा एक्चुरीज का डिप्लोमा देता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्वेयर्स एंड एडजस्टर, देखिए हर चीज अलग अलग काम कर रहा है हर इंस्टीट्यूट। ये एक्चुरीज के लिए है, ये रिस्क मैनेजमेंट के लिए है, ये आपका फेलोशिप के लिए है, ठीक है, और एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए है। ये हमारा सर्वेयर्स और एडजस्टर, ये क्या करेगा, नाम से इसका समझ में आ रहा है ना, जो भी सर्वे से रिलेटेड, लॉस एडजस्टर से रिलेटेड ट्रेनिंग्स हैं वो ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में ऐसे पूछ लेगा, नॉर्मल पूछ लेगा क्वेश्चन अगर आना होगा तो, कि कौन कौन सी काम है इसके। अगला हम देखते तो आज इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर 4 हमने कंप्लीट कर लिया है, और जो भी चीजें अब इसमें बची हैं वो मैं क्वेश्चंस के थ्रू, हालांकि मैंने टॉपिक्स तो सारे कवर कर लिए, लेकिन जो भी मैंने पढ़ाया है अब उसको मैं एमसीक्यूज के थ्रू आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 4। थैंक यू, एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि मुझ में और क्या मैं चेंजेस ला सकता हूँ, और कैसे अपने कोर्स को और हेल्पफुल बना सकता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू।